Hello everyone. Now let's see two very interesting sections, and that is what is interstate supply and what is intrastate supply. Right? Interstate किसको कहेंगे और intrastate किसको कहेंगे, ये हम स्टडी करते हैं. Very interesting topics. तो सेक्शन 7 पहले आता है इंटरस्टेट सप्लाईज. क्या कहता है देखो, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10. सब्जेक्ट टू 10, तो 10 क्या था, 10 हमने पढ़ा. सेक्शन 10 क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. याद है? नहीं याद है तो पहले जाके पढ़ो. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. तो यहां लिखता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 10. क्यों लिखा है मैं आपको समझाता हूं अभी. सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स को अंडरलाइन करो. वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर. अब देखना क्या है, देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो पहले देखेंगे अपन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड दूसरी चीज देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई. तो इसलिए वहां लिखा था सब्जेक्ट टू 10, क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो वर्ड आया ये सेक्शन 10 के हिसाब से तुमको निकालना पड़ेगा. ओके तो सेक्शन 10 अपन ने पढ़ा, उसके हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो देखो, और सप्लायर कहां पे है वो देखो. और अगर ये दोनों का जो प्लेस आता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और अ स्टेट and a union territory, shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. कितना सिंपल है. तो क्या करना है देखो, what you have to do is, ये मान लो कि दिल्ली है. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, तो उसको स्टेट ही मानते अपन. और दूसरा है महाराष्ट्र. ठीक है, तो अगर दिल्ली में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब है जहां बेसिकली वो रजिस्टर्ड है या जहां से गुड्स को सप्लाई करता है. एंड दी महाराष्ट्र जो है इसमें आया तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में आ रहा है, लेकिन दिल्ली में सप्लायर बैठा हुआ है. तो यहां से यहां गुड सप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई. ओके, सो लोकेशन ऑफ सप्लायर देखना है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है. दो चीज को अपने को देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. और ये पहला पॉइंट हमने क्या देखा, गुड्स. तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे, अंडर सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट. तो अगर ये टू डिफरेंट स्टेट्स है, यानी ये यूपी है और ये बिहार है, या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, ये दमन है और ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो है. तो टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, या वन स्टेट लाइक महाराष्ट्र एंड वन यूनियन टेरिटरी लाइक अंडमान. वेरी सिंपल पॉइंट. तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. वेरी सिंपल. फिर वापस आओ, दूसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया. दूसरा पॉइंट क्या है देखो, गुड्स है ये भी, सप्लाई ऑफ गुड्स. तो फर्स्ट भी गुड्स के लिए है, दूसरा भी गुड्स के लिए है. इंपोर्टेड इनटू इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया. टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, यानी कि बिफोर क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स. टिल दे क्रॉस को अपन बिफोर क्रॉसिंग भी बोलेंगे. Before crossing the custom frontiers of India shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. इसको भी interstate trade or commerce में ही मानेंगे.
यानी उसको भी अपन इंटरस्टेट मानेंगे, यानी उसको आईजीएसटी एक्ट में कवर करेंगे। इंपोर्टेड गुड्स को आईजीएसटी एक्ट में कवर करते हैं, लेकिन कब? अगर उनका सप्लाई क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर के पहले है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझो आप। अब ये जैसे बॉम्बे पोर्ट है, ठीक है, ये पोर्ट एरिया है, यहां पे सी है और यहां तो अपना लैंड मास है, फिर इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये अपना सी है, समुंदर। यहां से शिप आएगा। अब शिप जब आता है तो वो गुड्स को अनलोड करता है। अब गुड्स कहां अनलोड हो गए? पोर्ट के ऊपर अनलोड हो गए। पोर्ट के ऊपर जब अनलोड होते हैं तो कस्टम्स एरिया में वो रखे जाते हैं। अब जब तक ये गुड्स कस्टम्स एरिया में है तब तक इसको क्रॉसिंग नहीं कहेंगे। क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स क्या है पहले वो समझो। क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स क्या होता है कि जब इंपोर्टर आकर के गुड्स को यहां से निकालेगा तो ये गुड्स पहले इस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे होगी। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको समझाओ। ये इंपोर्टर है, इंपोर्टर आके यहां एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है कॉल्ड एज बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री पर असेसमेंट होता है, इंपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट होगा। इंपोर्ट ड्यूटी असेसमेंट होने के बाद पेमेंट होगा। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, देन पेज दी ड्यूटी, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स भी आता है। इंपोर्ट ड्यूटी पे करता है, इंपोर्टेड ड्यूटी नहीं, सॉरी, इंपोर्ट ड्यूटी। ये पे हो जाने के बाद फिर ये जो गुड्स है वो क्लियर होते हैं। तो ये गुड्स यहां से निकाले जाएंगे, क्लियरेंस ऑफ गुड्स कहते हैं इसको। तो ये जो क्लियरेंस ऑफ गुड्स है इसको कहते हैं क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर। ठीक है, क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर इसको बोलेंगे। अब क्या होता है देखो, ये गुड्स आए तो पहले तो एक सेल होकर गुड्स आए इंडिया, तो ये एक सप्लाई है। देखो गुड्स आ रहा है इंडिया में, ये इटसेल्फ एक सप्लाई है, तो वो भी टैक्सेबल है। उसको तो अपन ने देखा कस्टम्स एक्ट के अंदर ही, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स अपन लगा देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स लग जाता है। और एक चीज होती है, देखो ये गुड्स जब आ गया इंडिया में तो ये जो इंपोर्टर है वो अगर इसको क्लियर कराने के लिए जाएगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा और फिर गुड्स को क्लियर करा के निकाल लेगा। लेकिन एक और काम कर सकता है ये जो इंपोर्टर है, ही कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज ही मे नॉट क्लियर द गुड्स। वो क्लियरेंस नहीं लेगा। उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है गुड्स का, गुड्स उसके नाम से आया तो उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंपोर्टर के पास है। व्हाट द इंपोर्टर कैन डू इज ही कैन सेल ऑफ द गुड्स बिफोर क्लियरेंस। क्लियरेंस के पहले वो ये गुड्स को बेच सकता है, सप्लाई कर सकता है। और अगर वो ऐसा करे, इफ ही सेल्स द गुड्स बिफोर क्लियरेंस, तो उसको अपन क्या मानेंगे? उसको अपन इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ये यहां तक समझ में आया? व्हाट इज कस्टम फ्रंटियर समझ में आया? वेरी गुड। अब यहां पर मैं लिखता हूं क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर, यानी क्लियरेंस ऑफ गुड्स। समझ में आ गया ना? क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर का मतलब है क्लियरेंस ऑफ गुड्स। एक उसमें वेयरहाउसिंग भी रहता है, अपन गुड्स को वेयरहाउस में भी रखवा सकते हैं और फिर वेयरहाउस से क्लियर होता है, तो उसको भी वेयरहाउस में जब पड़ा है तो अपन बोलेंगे बिफोर क्लियरेंस, और वेयरहाउस से जब निकलेगा तब उसको बोलेंगे क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स। तो अब देखो, अगर सप्लाई यानी ये डेट है, मान लो इंपोर्ट हुआ, फिर इंपोर्ट के बाद क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स हुआ, 17 जनवरी को क्लियरेंस हुआ। तो अगर सप्लाई बिफोर का है, बिफोर क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स, तो इसको अपन क्या मानेंगे? इसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। और अगर इसके बाद का है, इफ द सप्लाई इज आफ्टर
क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स, देन इट विल बी डिपेंडेंट. फिर वो डिपेंड करेगा, वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है. देन इट कैन बी इंटर और इंट्रा एज द केस में बी. तो कैसे, देखो दोनों के एग्जांपल मैं आपको लेता हूं. इंपोर्ट पॉइंट क्या था? मुंबई. तो मुंबई पोर्ट पे गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, गुड्स आर लाइंग एट द मुंबई पोर्ट, और आप इंपोर्टर हैं. आपने उसको सप्लाई कर दिया टू अ पर्सन इन नागपुर. नागपुर का एक आदमी है, उसको आपने सप्लाई कर दी. तो जो इंपोर्टर है उसका प्लेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर विच इज नाउ द इंपोर्टर इज मुंबई, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस जो रहता है वो भी मान लो मुंबई है, मुंबई है, नागपुर है, जो भी है. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है. लेकिन ये कब हो रहा है? बिफोर क्लियरेंस, बिफोर क्रॉसिंग द कस्टम फ्रंटियर्स. गुड्स पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और जब पोर्ट पे पड़ा हुआ है तब उसको बेच दिया गया. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है. दोनों जब एक ही स्टेट में है तो इसको क्या मानेंगे? इंट्रा मानेंगे क्या? नहीं, इट विल स्टिल बी डीम्ड टू बी इंटरस्टेट. ये इंटरस्टेट ही माना जाएगा, ऑलवेज इंटरस्टेट. चाहे ये दोनों एक ही स्टेट में हो, चाहे अलग अलग स्टेट में हो सकता है लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई का है, हो सकता है लोकेशन ऑफ सप्लाई बिहार का है, लेकिन गुड्स मुंबई में पड़ा है, और जब गुड्स मुंबई में है तो उसने एक मुंबई की पार्टी को बेच दिया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई में भी मुंबई, बट लोकेशन में भी आउटसाइड द स्टेट, स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट. उसको भी इंटरस्टेट बोलेंगे. और अगर ये दोनों चीज मुंबई में ही है तो भी उसको इंटरस्टेट कहा जाएगा. ठीक है, समझ में? ऑलवेज इट विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टेट. और दूसरा केस है ये वाला, आफ्टर. तो आफ्टर में क्या होगा कि फिर डिपेंड करेगा. एक बार गुड्स क्लियर हो गया, आप गुड्स पोर्ट से निकाल के अपनी दुकान पे लेके चले गए. अब दुकान पे गुड्स आ गया है, वहां से जब आप उसको सप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आप उसको महाराष्ट्र के अंदर करें, हो सकता है आप महाराष्ट्र के बाहर करें. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो मुंबई में है. अब हो सकता है क्योंकि क्लियर करा के लेके आ गए ना, सो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ईदर द पीओएस इज इन महाराष्ट्र और द पीओएस इज आउट ऑफ महाराष्ट्र. तो अगर पीओएस महाराष्ट्र के अंदर होगा तो फिर उसको इंट्रा स्टेट कहेंगे, और अगर पीओएस महाराष्ट्र के बाहर होगा तो उसको इंटर स्टेट कहेंगे. तो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज है. एक बार तुमने पोर्ट से क्लियर करा लिया, फिर उसके बाद तुम अपने स्टेट में सप्लाई कर सकते या अपने स्टेट के बाहर भी कर सकते, है ना. सो देन इट कैन बी इंट्रा और इट कैन बी इंटर. लेकिन पोर्ट पे जब तक एक गुड्स पड़ा हुआ है और वहां आप सप्लाई करते हो तो उसको हमेशा क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई. क्लियरेंस के पहले, कस्टम फ्रंटियर्स क्रॉस करने के पहले, यानी क्लियरेंस के पहले, वॉट एवर सप्लाई विल हैपन, इट विल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई. आ गया याद? हो गया याद? वेरी गुड. फिर आगे चलो, थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखता है. अब सर्विसेज के बारे में लिखा है. So it says that subject to the provisions of section 12. तो यहां section 12 क्या है? Section 12 is POS, place of supply of services. ये भी अपन ने पढ़ा था place of supply के चैप्टर में. So subject to 12, supply of service where the location of supplier and the place of supply. फिर से दो चीज देखो, location of supplier and place of supply of service are in two different states, two different union territories, or a state and a union territory shall be treated as supply of service in the course of interstate trade or commerce. Same as goods, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, बिल्कुल कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल.
तो यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस देखना है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देखना है। तो डिफरेंस जो है वो ये सेक्शन 10 और 12 में है। 10 और 12 में जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम देखते हैं इन रिलेशन टू गुड्स एंड इन रिलेशन टू सर्विस आर ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो वो अपन ने डिटेल में स्टडी किए थे, लंबे लंबे सेक्शंस थे, याद है आपको? वेरी गुड। लेकिन रूल एक ही है, इंटर इंट्रा का जो डिवीजन है वो एक ही लाइंस पे चलता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा तो इंटर वरना इंट्रा। फिर फोर्थ पॉइंट में वही है, इंपोर्टेड सर्विसेज को भी अपन इंटर स्टेट मानेंगे, यानी उसको आईजीएसटी एक्ट में लेंगे। तो वो लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्टेड into the territory of India shall be treated to be supply of service in the course of interstate trade and commerce। यानी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो है उसमें हमेशा आईजीएसटी लगेगा, स्टेट और सेंट्रल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसको हमेशा इंटरस्टेट ही मानेंगे, इंपोर्टेड को इंटरस्टेट ही मानेंगे। और उसके बाद लिखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड। अब देखो फिफ्थ पॉइंट जो है ये डीमिंग फिक्शन है। This is a deeming fiction now. Deemed interstate. तो ये क्या कहते हैं देखो, supply of goods or service or both when the supplier is located in India and the place of supply is outside India, यानी कि एक्सपोर्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपोर्ट। बाजू में लिख दो एक्सपोर्ट। जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में, यानी मैं फारूक हक देखो इंडिया में बैठा हुआ आपके सामने, और मैंने एक सर्विस दी इंडिया के बाहर किसी को, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। या फिर बी, टू और बाई, हाँ दोनों को अंडरलाइन करो, टू और बाई अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। टू और बाई दोनों तरफ है, यानी एसईजेड डेवलपर किसी बाहर वाले को सर्विस दे रहा है या कोई बाहर वाला एसईजेड को दे रहा है। ठीक है, एसईजेड के दो लोग, डेवलपर या यूनिट। डेवलपर कौन होता है? जिसने एसईजेड को डेवलप किया है। यूनिट कौन होता है? जिसके अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। अपने एक फैक्ट्री डाल के गुड्स जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको यूनिट कहेंगे। और इन द टैक्सेबल टेरिटरी not being an intrastate supply and not covered elsewhere in this section, ये ओपन कैटेगरी है कि अगर ऐसा कोई सप्लाई है जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी यानी इंडिया के अंदर है, लेकिन वो इंट्रास्टेट भी नहीं है और बाकी कहीं कवर्ड भी नहीं है, तो उसको इंटरस्टेट मानेंगे। तो ये क्या, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज वगैरह भी होती है, तो उसके अंदर अगर कोई सर्विस दी गई है या कोई गुड्स दिया गया है तो उसको भी अपन इंट्रास्टेट ही मानेंगे, सॉरी इंटरस्टेट मानेंगे। इंट्रास्टेट नहीं है तो उसको इंटरस्टेट मानेंगे। तो एक हो गया एक्सपोर्ट, एक हो गया एसईजेड, और एक है जिसको अपन लिख दो रेसिडुअल, यानी ऐसा कोई सप्लाई है जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर तो है, इंडिया के अंदर तो है, लेकिन वो इंट्रास्टेट भी नहीं है और बाकी कहीं कवर्ड भी नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे? इंटरस्टेट। तो देखो तीनों के डायग्राम्स में आपको समझाता हूं, खास करके एसईजेड का। तो एसईजेड कैसे वर्क होता है देखो, ये एसईजेड है बहुत बड़ा, तो उसका एक तो होता है डेवलपर यानी कि जो एसईजेड एरिया को डेवलप करता है। एसईजेड इज एन इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली, तो उसका जो डेवलपर होता है वो पूरे एरिया को डेवलप करता है और फिर वो लोगों को बुलाता है कि आप हमारे एसईजेड में आइए और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालिए या सर्विस इंडस्ट्री जो भी है इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करिए। तो जो इंडस्ट्री का आदमी होगा जो आके अपनी फैक्ट्री डालेगा या जो भी कोई बैंक डालेगा या जो भी उसमें डालते हैं उसको यूनिट कहते हैं। द एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी डन बाय यूनिट एंड डेवलपर इज द पर्सन हु डेवलप्स द होल एरिया। तो ये लोग हैं। अब क्या है कि एक बाहर वाला आदमी है, सप्लायर है, वो गुड्स या सर्विस किसको देता है? एसईजेड डेवलपर को या एसईजेड के यूनिट को। तो इसको क्या मानेंगे अपन? इंटरस्टेट, हमेशा इंटरस्टेट। अब देखो कंफ्यूजन क्या पैदा होगा, मैं आपको समझाता हूं।
ये SEZ है, मान लो कि यूपी में, यूपी के कोई गांव में SEZ है, ठीक है, और ये सप्लायर जो है वो भी यूपी का ही है, दोनों यूपी के हैं। मीरठ में मान लो SEZ है और ये सप्लायर इलाहाबाद का है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इलाहाबाद, और वो सप्लाई कर रहा है टू यूनिट ऑफ SEZ विच इज ऑल्सो इन यूपी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी में है, सप्लायर भी यूपी में है। अब दोनों यूपी में है तो आप इसको नॉर्मली क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट मानेंगे ना, लेकिन लॉ कहता है नहीं, अगर ये SEZ को सप्लाई हो रहा है इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट, डीमिंग फिक्शन। सिमिलरली अगर SEZ यूनिट या डेवलपर जो है वो किसी आउटसाइडर को सप्लाई करते हैं, यानी वहां रेसिपिएंट बाहर है, तो भी अगर ये भी यूपी का ही है, सप्लाई भी यूपी में है, सप्लायर भी यूपी में है, सब यूपी में है, तो भी इसको क्या मानेंगे अपन, इंटरस्टेट। तो इसलिए टू और बाय लिखा था, तो सप्लाई टू SEZ और सप्लाई बाय SEZ, टू SEZ या बाय SEZ will always be deemed to be inter, even if they are in the same states. अगर अलग अलग स्टेट में है तो खैर वैसे ही इंटर स्टेट हो जाता, लेकिन अगर सेम स्टेट में भी है तो भी उसको अपन क्या मानेंगे, इंटर स्टेट। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। फिर एक दूसरा पॉइंट था एक्सपोर्ट वाला। तो एक्सपोर्ट तो सिंपल है कि ये अपना टैक्सेबल टेरिटरी है इंडिया बेसिकली, और यहां से अगर कोई गुड्स बाहर जा रहा है फॉरेन में तो उसको भी अपन क्या मानेंगे, इंटरस्टेट। यानी एक्सपोर्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट सप्लाई विल बी इंटरस्टेट। और दूसरा यह है कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर ही एक सप्लायर है और उसने सप्लाई किया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर ही है। सप्लायर एंड टैक्स प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अपने टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, लेकिन ये इंट्रास्टेट नहीं है, ऐसा बोला है। तो ऐसे कैसे आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि इंट्रास्टेट नहीं है, और ऊपर में भी डिफाइन नहीं है, यानी ये इंटर भी नहीं है इंट्रा भी नहीं है। तो ये तब होता है जब ये लोकेशन जो है ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो। ऐसे कुछ एरियाज है इंडिया में जो डिस्प्यूटेड है, एक स्टेट कह रहा है हमारा एरिया, दूसरा स्टेट कहता है उसका है, और ये लोकल स्टैंडर्ड लगा हुआ है, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, किसका एरिया है कोई नहीं मालूम, अनक्लेम्ड टेरिटरीज है, ना तो वो ये स्टेट में आता है ना वो स्टेट में आता है, बीच में लटका हुआ है। तो अगर ऐसी जगह पे कोई सप्लाई हो रहा है तो उसको फिर अपन क्या मानेंगे, इंटर स्टेट मानेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। समझ में? जैसे 3 पॉइंट है, एक एक्सपोर्ट है, एक SEZ है, टू और बाय SEZ, और तीसरा है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। तो वो सबसेक्शन 5 है, सिंपल। फिर उसका एनालिसिस दिया है, तो इससे सिंपल कोई सेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो वही एनालिसिस में कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा और सर्विस ऑफ बोथ, कि जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, दो चीज देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है। प्लेस ऑफ सप्लाई के 2 सेक्शंस है, 10 फॉर गुड्स एंड 12 फॉर सर्विसेज, जो अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, और अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। वेरी सिंपल। उसका डायग्राम भी दिया है, वो भी बहुत सिंपल है। और दूसरा पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स विल बी डीम्ड टू बी इंटरस्टेट, वो भी अपन ने देखा। और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाईज एंड IGST will be levied on import of goods and services into the country. The incidence of tax will follow the destination principle, and the tax revenue in case of SGST will accrue to the state where the imported goods and services are consumed. Further, first proviso to section 5 says
that provided that the integrated tax on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provisions of section 3 of the customs tariff act. ये जो अपन ने इसके पहले के लेक्चर में देखा था, सेक्शन 37, तो वो ही है. और वो भी कैसे लगता है, देखो वो यहाँ डेफिनेशन दिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था. कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी अंडर जीएसटी इंपोर्टेड इनटू इंडिया कैसे होगा, देखो असेसेबल वैल्यू, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लग के टोटल आएगा, ये टोटल वैल्यू आता है, इस पे लगेगा आईजीएसटी. ऑल सिंपल पॉइंट्स. फिर सर्विस में भी वही दिया है, 2 डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, फिर इंपोर्टेड में भी, और लास्ट जो सबसेक्शन 5 है उसमें वो है एक्सपोर्ट केस, सप्लायर इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट, फिर एसईजेड, टू और बाई एसईजेड, या फिर टू अ टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंट्रास्टेट एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन. यानी ये सेक्शन में इंटरस्टेट का डेफिनेशन नॉर्मली क्या है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट. तो अगर एक स्टेट ही नहीं है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो उसको अपने को इंटरस्टेट मानना पड़ेगा. तो एक छोटा सा डायग्राम भी है उसका. फिर उसके बाद आता है सेक्शन 8, इंट्रास्टेट किसको कहेंगे. वेरी सिंपल, जो इंटरस्टेट नहीं है वो इंट्रास्टेट है बेसिकली. तो देखो उसमें लिखा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, यानी वही POS, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन है, सेक्शन 10. सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन द सेम स्टेट. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, और सेम यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई. लेकिन उसके एक्सेप्शंस क्या है, वो एसईजेड वाला केस. एसईजेड में अगर सेम स्टेट में भी है तो भी अपन उसको इंटर स्टेट मानेंगे. दूसरा इंपोर्टेड वाला भी बताया था, बॉम्बे बॉम्बे है तो भी उसको अपन इंटर स्टेट मानेंगे. तो वो उसमें लिखा है, देखो प्रोविजो दिया है, और प्रोविजो में 3 एक्सेप्शंस है, यानी सेम स्टेट में होने के बाद भी हम उसको इंट्रा नहीं मानेंगे मगर इंटर मानेंगे. तो इस पे नेगेटिव क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द केसेस वेयर इवन दो द प्लेस ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, इट इज स्टिल कॉल्ड एज इंटरस्टेट. तो उसमें देखो 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे. नंबर 1, टू और बाय एसईजेड, developer or unit. Number 2, imported into the territory of India till they cross the custom frontiers of India, custom frontier cross करने के पहले. And supplies made to a tourist referred to in section 15. ये अपन आगे देखेंगे. जब टूरिस्ट इंडिया आते हैं ना घूमने के लिए और फिर इंडिया से जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे एक फ्री जोन होता है, ड्यूटी फ्री जोन सुना होगा आपने, हर एयरपोर्ट पे रहता, तो वहां से गुड्स खरीद के लेके जा सकते हैं. तो वो जो है, तो वहां ड्यूटी फ्री कैसे कहते हैं कि उस पे आईजीएसटी लगता है और उनको रिफंड मिल जाता है. तो सेक्शन 15 जो है ना वो रिफंड का है, मैं आपको बताऊंगा बाद में. ये रिफंड मिलता है उनको. इवन फॉरेन हर कंट्री में होता है. मैं भी गया था सिंगापुर, तो वहां से जब मैं निकल रहा था तो जितने मैंने परचेजिंग किए थे वो सब का जो जीएसटी है वो हमको रिफंड मिल गया, सब्जेक्ट टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिडक्शंस होते उनके, बाकी रिफंड मिल जाता. तो वैसे ही इंडिया से जो लोग बाहर जाएंगे, तो यहां टूरिस्ट आए परचेसिंग करके बाहर जाएंगे, तो एयरपोर्ट पे उनको रिफंड कर दिया जाता है. तो वो सेक्शन 15 में लिखा है, रिफंड टू टूरिस्ट. तो वो अपन स्टडी करेंगे, तो उसको इंटरस्टेट मानते हैं. कैसे उसका प्रोसीजर होता है मैं आपको समझाऊंगा सेक्शन 15 में. अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ उसको याद रख लोगे. सप्लाईज टू टूरिस्ट जो है, फॉरेन टूरिस्ट हु आर गोइंग टू लीव इंडिया एंड दे आर गोइंग टू टेक द गुड्स आउट ऑफ इंडिया will be called as interstate supply. तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं याद रखने के लिए कि हमारी बॉम्बे में एक दुकान है, बहुत आलीशान दुकान है. वहां पे एक टूरिस्ट आया, उसने कोई तो भी इक्विपमेंट खरीदा, मे बी ए मोबाइल फोन खरीदता है. तो जब वो खरीदेगा तो हम उससे पूछेंगे कि आप इसको फॉरेन में लेके जाने वाले क्या, तो कहेगा यस आई वांट टू टेक इट आउटसाइड इंडिया. तो हम उससे उसका पासपोर्ट का कॉपी लेंगे. पासपोर्ट वीजा डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं ना, वो उसका एक कॉपी लेते हैं
और हम जब इसको बेचेंगे गुड्स तो उसको इंटर स्टेट मानेंगे एंड नॉट इंट्रा स्टेट। हालांकि देखो अपनी दुकान में आके खरीद के ले जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई यही है, मैं भी यही हूं, प्लेस भी यही है, तो भी उसको इंटर स्टेट मानते हैं। बिकॉज दिस टूरिस्ट, उसके सारे डिटेल्स में एंटर कर दूंगा और वो जब पोर्ट से निकलेगा या एयरपोर्ट से निकलेगा बाद में, तो मेरा बिल दिखा करके वहां रिफंड ले सकता है। ऐसा प्रोसीजर होता है उसका। ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ द जीएसटी। तो इसलिए मैं उसको कौन सा बिल बना के दूंगा? इंटर स्टेट, यानी बिल में कौन सा टैक्स लगा के दूंगा? इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स, आईजीएसटी लगा के दूंगा। एंड दैट आईजीएसटी ही कैन क्लेम एज रिफंड वाइल लीविंग इंडिया। एयरपोर्ट पे पूरा एक वो रहता है, एक एरिया के रहता है जहां पे आप जाओ, बिल सबमिट करो और फिर आपको रिफंड मिल जाता है। इंटरेस्टिंग ना। फिर आगे बोलता है सबसेक्शन 2 में कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 12 यानी पीओएस ऑफ सर्विस, supply of services where the location of the supplier and the place of supply are in the same state, union territory shall be treated as intrastate. Simple. और इसमें एक्सेप्शन क्या है? सेज वाला, टू और बाई सेज जो है, टू और बाई सेज, उसके अंदर एक्सेप्शन है, उसको हमेशा इंटर स्टेट मानेंगे। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट where a person has an establishment in India and any other establishment outside India, or an establishment in a state or union territory and any other establishment outside the state or union territory, or an establishment in a state or union territory and any other establishment being a business vertical registered within that state or union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons. ये भी स्टडी कर चुके थे अपन, उसको डिस्टिंक्ट मानेंगे। एक इंडिया में, एक इंडिया के बाहर, या दो स्टेट में अलग अलग, या एक ही स्टेट में दो वर्टिकल्स, इनको क्या मानते हैं अपन? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और दूसरा एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और एजेंसी or a representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory. यानी ब्रांच को अपन एक ऑफिस मानेंगे, ब्रांच को एक पर्सन माना जाता है। यानी मेरा हेड ऑफिस नागपुर में और ब्रांच दिल्ली में, तो इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफएचसी, देखो इसका मतलब क्या है, एफएचसी नागपुर ऑफिस एंड एफएचसी दिल्ली ऑफिस, इनके बीच में अगर कोई सप्लाई होगा तो क्योंकि इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है, इसलिए ये जो सप्लाई है ये सप्लाई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर माना जाएगा। और क्योंकि एक नागपुर है और एक दिल्ली है तो इसको इंटर स्टेट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? इंटर स्टेट सप्लाई। ब्रांच ट्रांसफर्स जो होते हैं वन स्टेट टू अनदर, इसको भी इंटर स्टेट मानते हैं। तो इंडिया के बाहर और इंडिया में, या इंडिया के दो अलग अलग स्टेट्स में, या एक ही स्टेट में दो वर्टिकल्स अगर है, टू सेपरेट वर्टिकल्स है, तो उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और डिस्टिंक्ट पर्सन मान करके उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो टैक्सेबल किए जाते हैं। तो ये तो हो गया वो। और अगर मेरे वर्टिकल्स है तो, जैसे महाराष्ट्र के अंदर दो वर्टिकल है, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया था, एक मेरा देखो कोचिंग क्लास का बिजनेस और एक मेरा सीमेंट प्रोडक्शन प्लांट, तो टोटल अलग अलग बिजनेस हो गए, तो उसको हम क्या मानते हैं? बिजनेस वर्टिकल्स। तो उसका दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, पैन नंबर सेम रहेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग अलग रहेंगे, तो इन दोनों को भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। और एक अगर दूसरे को कोई भी चीज सप्लाई करे, गुड्स या सर्विस, तो उस पर टैक्स लगेगा। और अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा लगेगा, अगर अलग अलग स्टेट में है तो इंटर लगेगा। फिर उसका भी एनालिसिस दिया है, वेरी सिंपल, एक बार आप पढ़ सकते हो उसको पूरा, बहुत सिंपल एग्जांपल्स भी है उसके। फिर सेक्शन 9 पे चलते हैं, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स। ये भी एक छोटा सा उसको देख लेते हैं। देखो ये क्या कहता है
notwithstanding anything contained in this act where the location of supplier is in the territorial waters. territorial waters याद है आपको, इंडिया का डेफिनेशन देखे थे, 12 नॉटिकल माइल्स सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो समंदर है उसके अंदर अगर अपना लोकेशन है, सप्लायर का लोकेशन है, then the location of such supplier or where the place of supply is in territorial waters, the place of supply shall for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline is located. Very interesting. What it says? जगह के यस, देखो ये अपना इंडिया है, नीचे वाला मैं साउथ पार्ट में दिखा रहा हूं जहां पे अपना सी है. यहां गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, यहां पे आता है तमिलनाडु, विशाखापट्टनम यानी तुम्हारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ऊपर जाता है वेस्ट बंगाल, वहां तक जाता है सी शोर जहां जाए. अब ये अपना 12 नॉटिकल माइल है पानी, ठीक है. लेकिन यहां देखो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, और इधर में वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और नीचे में तुम्हारा तमिलनाडु है. तो ये टीएन है, फिर ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, यहां गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है. अब इतने सारे स्टेट्स हैं, लेकिन क्या हुआ कि लोकेशन ऑफ सप्लायर पानी में है, या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई में से कोई भी एक अगर पानी में है, यहां पे है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, इधर, और जैसे एक शिप खड़ा है उसको यहां से जाके किसी ने रिपेयर किया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर में भी इन इंडिया सम स्टेट्स, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई तो पानी में है. शिप को रिपेयर करना यहां जाके, तो पानी में जाके रिपेयर किया, पानी में है. तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में मानेंगे? अच्छा, उसके पहले से ये जो अपन ने यहां पे सप्लाई किया, या यहां पे लोकेशन होगा एज द केस में भी, या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पानी में है या प्लेस ऑफ सप्लाई पानी में है. लोकेशन ऑफ सप्लायर या तो पानी में है, और द प्लेस ऑफ सप्लाई, या हो सकता है दोनों भी हो सकता है, और बोथ आर इन द टेरिटोरियल वाटर्स. तो टेरिटोरियल वाटर्स को तो इंडिया मान देना, तो इंडिया के अंदर है, इंडिया में है, लेकिन स्टेट कौन सा? इंटर के लिए स्टेट मालूम होना चाहिए ना. तो पानी का कोई स्टेट होता है क्या? नहीं. तो इसलिए सेक्शन 9 में डीमिंग फिक्शन है. व्हाट डीमिंग फिक्शन सेज कि ये जो पॉइंट है जहां पर या तो सप्लाई हुआ या जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वो कौन से स्टेट के सबसे करीब है, ये देखो. तो यहां तक गुजरात है, यहां से महाराष्ट्र शुरू हो गया, तो ये जो प्लेस है ये गुजरात के करीब आ रहा है या महाराष्ट्र से करीब आ रहा है, ये अपने को देखना है किसके करीब है, और जिसके वो करीब है उस स्टेट का माना जाएगा. सो इफ दिस इज क्लोजर टू गुजरात देन इट विल बी कॉल्ड एज गुजरात. लोकेशन गुजरात में है ऐसा मानेंगे, और ये क्लोजर टू महाराष्ट्र है तो इसको महाराष्ट्र मानेंगे. तो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा स्टेट है वो मानना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. तो ऐसा है. देखो फिर से पढ़ो आप. Notwithstanding anything contained in this act, where the location of supplier is in territorial waters, then location, or where the place of supply is in territorial waters, then the place of supply. यानी ये अपन देखते हैं ना कि लोकेशन कहां है और प्लेस कहां है, ये दो अपने को निकालना पड़ता है. Where is the location of supply, where is the place of supply. तो अगर इनमें से कोई भी एक पानी में है तो क्या करना है? Be deemed to be in the coastal state or union territory where the nearest point of appropriate baseline यानी जमीन is located. किसके जमीन के पास है ये पानी? गुजरात की जमीन के महाराष्ट्र की जमीन, ये देखना पड़ेगा. और उसी का फिर एनालिसिस दिया है, सेम चीज. सो गाइस, इस लेक्चर में अपन इतना ही स्टडी करेंगे.
व्हाट इज इंटरस्टेट देखा, व्हाट इज इंट्रास्टेट, और अगर कोस्टल वाटर्स में है तो उसको कौन से स्टेट में लेना चाहिए।